Welcome back, dear students. Hope you are all fine. क्लास 10th आज आप खंड 2 के चैप्टर 8 व्यापारिक प्रलेख में एक प्रलेख बीजक बनाना सीखेंगे। हम जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, जिस पुस्तक का कवर पेज आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है उसी में से पढ़ा रहे हैं। ओल्ड और न्यू बुक के हिसाब से कवर पेज की फोटो चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो बुक के राइटर हैं वो विनीत मिश्र और अवधेश कुमार गुप्त और इसके जो पब्लिशर हैं वो भारत भारती प्रकाशक हैं। क्रियात्मक प्रश्न शुरू करने से पहले हम एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विवरण से एक बीजक तैयार कीजिए। विक्रेता, जो माल का विक्रेता बेचने वाले हैं, उनका नाम दे रखा है मैसर्स सरदार सन्स, माल रोड, नैनीताल। क्रेता मैसर्स चावला ब्रदर्स, मैस्टन रोड, कानपुर। जो माल बेचा गया है उसकी डिटेल 15 दर्जन शुद्ध सिल्क साड़ियाँ, दर 110 रुपये प्रति साड़ी। 10 थान रेशमी कमीज का कपड़ा, दर 160 रुपये प्रति थान। 10 दर्जन रेशमी रुमाल, दर 4 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन। 100 मीटर सिल्क के कोट का कपड़ा, दर 44 रुपये प्रति मीटर। इस माल को बेचने में व्यय भी किए गए हैं। पैकिंग के व्यय 150 रुपये, रेल भाड़ा 174 रुपये और ढुलाई 10 रुपये। शर्तें: व्यापारी कटौती 7% और नकद कटौती 2.5%। जैसा कि आप बीजक के बारे में समझ चुके हैं कि बीजक एक व्यापारिक प्रलेख होता है जो माल के विक्रय के बाद विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। बीजक द्वारा विक्रेता अपने क्रेता को यह बताता है कि क्रेता को कितनी धनराशि माल की कीमत तथा उसकी द्वारा किए गए खर्चों के लिए विक्रेता को देनी है। बीजक में माल की मात्रा, किस्म, कीमत, माल पर किए गए व्यय, व्यापारिक बट्टा आदि का विवरण होता है। बीजक बनाते समय सबसे पहले आप अपनी नोटबुक के पेज के सेंटर में बीजक लिखेंगे। ठीक उसके नीचे सेंटर में ही माल के विक्रेता का नाम लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, उसमें माल का विक्रेता मैसर्स सरदार सन्स दे रखा था। लिखते हैं मैसर्स सरदार सन्स। विक्रेता का नाम यूजुअली प्रश्न में दिया गया होता है, लेकिन अगर किसी वजह से क्वेश्चन में नहीं है तो यह अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, जिसे हम काल्पनिक नाम कह सकते हैं। उसके बाद सेंटर में ही व्यवसाय की प्रकृति मीन्स व्यवसाय किस वस्तु का किया जा रहा है उसका विवरण लिखेंगे। प्रश्न में आप वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां पे आपको साड़ी, कमीज का कपड़ा, रेशमी रुमाल आदि की डिटेल दिख रही है, तो हमें पता लग गया ये वस्त्र विक्रेता हैं। मैसर्स सरदार सन्स के नीचे सेंटर में ही हम लिखेंगे वस्त्र विक्रेता। इसके बाद आप पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर ईमेल लिखेंगे। ईमेल काल्पनिक होगी, मीन्स प्रश्न में नहीं दी गई होगी, इसे आपको अपनी तरफ से लिखना है। यहाँ हम abcd@gmail.com लिख रहे हैं। इसी तरीके से ये ईमेल आप हर एक प्रश्न में लिख सकते हैं। ईमेल के नीचे फोन या टेलीफोन लिखकर कोई भी काल्पनिक नंबर जो कि 10 डिजिट का हो आप लिख सकते हैं। यहाँ हम 99999998 लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पर माल के विक्रेता का एड्रेस लिखा जाता है। यह एड्रेस प्रश्न में दिया हुआ था, अतः हम उस एड्रेस को प्रश्न से देखकर लिख देते हैं। यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं दिया होता तो यह भी आपको अपनी तरफ से ही लिखना पड़ता। यहाँ देखिए प्रश्न में मैसर्स सरदार सन का एड्रेस माल रोड और उनका शहर नैनीताल दे रखा है। राइट हैंड साइड में हम पहली लाइन में पता और दूसरी लाइन में शहर का नाम लिखेंगे। माल रोड, नैनीताल। पते के ठीक नीचे दिनांक लिखी जाती है। प्रश्न में दिनांक भी नहीं दी होगी, अगर दी है तो आपके लिए इजी है, आप वही डेट लिख दें। अगर डेट नहीं दे रखी तो जिस भी डेट में आप प्रश्न हल कर रहे हैं वही डेट आप इसमें लिख सकते हैं। हम आज की डेट लिख देते हैं। आपको लिखते समय सीध का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, माल रोड के माँ के नीचे नैनीताल का ना
और उसी के ठीक नीचे आपकी डेट आ रही है। ये सभी आपको एक शीट में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका कॉपी में भी दिखाई देना चाहिए। लेफ्ट साइड पर फोन के नीचे क्रेता का नाम, उसके नीचे उसका पता और शहर का नाम, तीनों को लिखा जाएगा। यहाँ प्रश्न में क्रेता का नाम चावला ब्रदर्स है, उनका एड्रेस मेस्टन रोड और उनका शहर कानपुर है। इसे भी हम सीध का ध्यान रखते हुए लिख देते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ईमेल के ई के नीचे से लेकर कानपुर के क तक सभी एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। अब हम पेज के सेंटर में रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर शेप में बीजक संख्या लिखी जाती है। यह संख्या भी अगर प्रश्न में नहीं दी गई तो आपको अपने पास से लिखनी होती है। बीजक संख्या विक्रेता के द्वारा बनाए गए बीजक की संख्या होती है। बीजक संख्या के ठीक नीचे आदेश संख्या लिखी जाती है। आदेश संख्या क्रेता द्वारा भेजे गए आदेश पत्र की संदर्भ संख्या को ही कहते हैं। यह भी प्रश्न में अगर नहीं दिया होता तो आप काल्पनिक अपनी तरफ से ही लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न में हम शर्त को ढूंढेंगे। शर्त में जो नकद कटौती 2.5% यानी 2.5% दे रखी है, इसे हमें बीजक में दिखाना है। क्रेता के शहर के नीचे शर्त लिखकर लिखते हैं नकद छूट 2.5%। इसके बाद हम एक सारणी मीन्स टेबल बनाएंगे जिसमें हमें 5 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में मात्रा लिखेंगे, दूसरे में विवरण, तीसरे में दर लिखी जाएगी, चौथे और पांचवें कॉलम में धनराशि लिखी जाती है। अब प्रश्नानुसार जो मात्रा दे रखी है वस्तुओं की मात्रा, उन्हें हम मात्रा के कॉलम में लिखेंगे। जो वस्तुओं का विवरण दे रखा है उन्हें विवरण के कॉलम में लिखा जाएगा और जो वस्तुओं की दर दे रखी है उसे हम दर के कॉलम में लिखेंगे। इन्हें लिखने के बाद दर के कॉलम में हम रुपए का सिंबल भी लिख देते हैं। बाद हम देखते हैं मात्रा के कॉलम में जो वस्तुओं की मात्रा लिखी है उसके साथ एक मात्रक भी लिखा हुआ है, जैसे कि 15 दर्जन, 10 थान, फिर दर्जन, मीटर, ये मात्रक है जिसे इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। इसी प्रकार दर के कॉलम में भी लिखा हुआ है 110 रुपये प्रति साड़ी, प्रति थान, प्रति दर्जन, प्रति मीटर। यदि मात्रक एक समान है तो इनकी सीधे गुणा कर दी जाती है। आपस में गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसे हम धनराशि के कॉलम में लिख देंगे। लेकिन अगर यह भिन्न है, डिफरेंट है, तो हमें पहले इसमें मात्रा के मात्रक यानी यूनिट को दर की यूनिट के अनुरूप करना पड़ेगा। जैसा कि आपको आपके बीजक में दिख रहा है कि मात्रा तो 15 दर्जन है और दर 110 रुपये प्रति साड़ी है और शेष सभी वस्तुओं की मात्रा व दर की यूनिट समान है। अब हम सीखते हैं धनराशि के कॉलम में लिखी जाने वाली अमाउंट किस तरीके से निकालते हैं। शुद्ध सिल्क साड़ियाँ जो कि 15 दर्जन हैं, आपको मालूम है 1 दर्जन बराबर 12, तो 15 दर्जन बराबर 15 इंटू 12 बराबर 180। तो ये जो साड़ियाँ हैं वो 180 साड़ी हैं। दर आपको 110 रुपये प्रति साड़ी दे रखा था, तो दोनों ही मात्रक समान हो गए साड़ी। अब आप इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 180 में 110 की गुणा करके 19,800 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार रेशमी कमीज का कपड़ा 10 थान था और इसकी दर 160 रुपये प्रति थान थी। दोनों ही आपको थान में दिख रहे हैं, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 और 160 का गुणनफल 1600 आ गया। तीसरी वस्तु रेशमी रुमाल है, ये भी 10 दर्जन है। 10 दर्जन और दर दे रखी है 4 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन। दोनों ही दर्जन में है, सीधे गुणा कर देंगे। 10 और 4 रुपये 40 पैसे का गुणनफल 44 रुपये। इसी प्रकार सिल्क के कोट का कपड़ा, इसकी मात्रा 100 मीटर है और दर भी 44 रुपये प्रति मीटर है। दोनों मात्रक मीटर में हो गए, एक समान हो गए। इनकी भी सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। 100 की 44 में मल्टीप्लाई करके 4,400। अब इन प्राप्त गुणनफल को हम धनराशि के पहले कॉलम में लिख देते हैं और इनका योग लगा देते हैं। एक लाइन खींचते हैं और उसके बाद योगफल को धनराशि के दूसरे कॉलम में लिख देते हैं।
योगफल आपका 25,844 रुपये आ रहा है। पैसे नहीं है, फिर भी हम डेसिमल लगा के आगे 2 जीरो लिख देते हैं। प्रश्न में 7% की व्यापारिक छूट दी गई है। व्यापारिक छूट को बीजक में घटाया जाता है। धनराशि का योग 25,844 का 7% निकाला जाएगा, जो 1,809.08 आया। व्यापारिक छूट की राशि निकालने के बाद विवरण के कॉलम में हम लिखेंगे घटाया व्यापारिक छूट। दर के कॉलम में 7% और धनराशि के दूसरे कॉलम में 25,844 के नीचे व्यापारिक छूट की राशि 1,809.08। अब एक लाइन खींचकर 25,844 में से 1,809 रुपए 8 पैसे घटाने के बाद आई हुई राशि लिख देते हैं, जो कि 24,034 रुपए 92 पैसे है। विवरण के कॉलम में इस धनराशि के आगे सकल बिक्री राशि लिखा जाएगा। विक्रेता द्वारा किए गए व्ययों को बीजक में जोड़ा जाता है। यहाँ प्रश्न में पैकिंग, रेल भाड़ा और ढुलाई व्यय दिए हुए हैं। विवरण के कॉलम में जोड़ा व्यय लिखा जाएगा और इसके नीचे विक्रेता द्वारा किए गए सभी व्ययों को लिखा जाएगा। धनराशि के पहले कॉलम में इन व्ययों की राशि लिखी जाएगी। इसके बाद सभी व्ययों का योग लगाकर धनराशि को दूसरे कॉलम में लिखेंगे। व्ययों का योग 334 रुपए आ रहा है, तो हम लिखते हैं 334.00। सकल बिक्री राशि मीन्स 24,034 रुपए 92 पैसे में व्ययों मीन्स 334 रुपए को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त योगफल 24,368 रुपए 92 पैसे क्रेता द्वारा देय राशि कहलाती है। इस धनराशि को शब्दों में भी लिखा जाएगा 24,368 रुपए और 92 पैसे। बीजक के एंड में विक्रेता फर्म का नाम लिखा जाएगा। मैसर्स सरदार सन्स के लिए इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फर्म खुद से बीजक नहीं बना सकती। इसके बाद जिस व्यक्ति के द्वारा यह बीजक तैयार किया जा रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे। आप हस्ताक्षर की जगह ABC लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फर्म में पद लिखा जाएगा, जैसे कि व्यवस्थापक, मैनेजर या साझेदार। यहाँ हम साझेदार लिख देते हैं। बीजक के नीचे बाएं पक्ष में भूल चूक लेनी देनी लिखा जाएगा, जिसका अर्थ है बीजक में कोई अशुद्धि है तो उसका सुधार किया जाएगा। इसके अलावा यदि व्यय में अगर रेल भाड़ा भी है तो इसका मतलब है माल रेलगाड़ी के द्वारा भेजा गया है। अतः भूल चूक लेनी देनी के नीचे माल मालगाड़ी द्वारा भेजा गया भी लिखा जाएगा और अंत में बिल्टी संख्या लिखी जाएगी। यह भी आपको अपने आप से ही लिखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।